नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान। हर संस्थान में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। पंजाब सीएम की बड़ी मुश्किलें। वायरल वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने का खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज होगी पेशी। मूसलाधार मानसूनी बारिश में से मुंबई में जनजीवन पटरी से उतरा। मुंबई समेत रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट से ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण का एक बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने संयुक्त टीमें बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच कर रही है। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कानपुर के सबसे बड़े शैक्षणिक हब काकादेव में ही 30 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया है, जहां भवनों के बेसमेंट की पार्किंग में अवैध रूप से बच्चों के क्लासरूम संचालित किए जा रहे थे और फायर एनओसी भी वैध नहीं पाई गई। वहीं प्रयागराज में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 97 पंजीकृत संस्थानों में से केवल 15 के पास वैध एनओसी थी, जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइन स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को सील कर दिया गया। और इसी क्रम में गोरखपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायर विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने भी आईं। भवन में आपातकालीन निकासी के लिए केवल एक सीढ़ी मिली, जबकि फायर अलार्म और अग्निशमन व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप कार्य करती नहीं पाई गई। इस जांच में यह भी सामने आया कि कोचिंग सेंटर आवासीय भवन में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में फायर विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष राय ने बताया कि कई कोचिंग संस्थानों में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद गोरखपुर में सभी कोचिंग संस्थान, गेमिंग सेंटर और एनिमेशन सेंटर में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मेनली फोकस हो रहा है कि इसमें एग्जिट क्लियर हो ताकि सारे लोग सबसे पहले इजीली इवैक्यूएट हो जाएं। उसके बाद फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि फायर उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं और इसके लिए कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उसको अतिशीघ्र उसको जो है पूर्ण करें। मोड में आ गया है। मुरादाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अस्पतालों, होटलों, कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में बताया कि जिले के हर संस्थान में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। यदि किसी भी संस्थान में नियमों की अनदेखी या कमी पाई गई तो उसके खिलाफ बेहद सख्त और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए डीएम ने बताया कि बैठक में फायर सेफ्टी, प्राकृतिक आपदाओं और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। सभी संस्थानों के लिए फायर एनओसी, नियमों का पालन और एंट्री एग्जिट के साथ बिल्डिंग प्लान को दीवार पर चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया है। आज से 15 दिन पहले भी एक बैठक की गई थी आपदा से संबंधित, और आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, वीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है। और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है। डीएम ने आगे बताया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए लगातार बिल्डिंग्स का सत्यापन किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत आज एक बड़े कोचिंग संस्थान को सील भी किया गया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि बिल्डिंग का उपयोग केवल उसी रूप में होना चाहिए जिसके लिए नक्शा पास हुआ है। हमारी लगातार बिल्डिंग का सत्यापन किया जा रहा है और आज भी एक संस्थान को सील किया गया है। इसके साथ साथ 100% जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो नॉर्म्स के अगेंस्ट है उनको हम बंद भी करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों, अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार कराने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों के कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। गांव मंडी कला सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई गांवों में मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो मान के खिलाफ पोस्टर वॉर और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। खबर मुंबई से, जहां बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में गंभीर जल भराव हो गया और अंधेरी का एक सबवे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में मॉनसून झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। तो बारिश से प्रभावित जनजीवन। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। सबवे, सड़कें, रेलवे ट्रैक पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया पहुंचे। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चो ह्यून से मिलेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देंगे।
पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद भारत के लिए रवाना हुए 11 जहाज अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इन 11 जहाजों में से 3 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर हैं, जो लगभग 2,85,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इसके अलावा अन्य जहाजों में एक विदेशी ध्वज वाला एलपीजी टैंकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी बल्क कैरियर शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेकर भारत पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 10 भारतीय जहाज अभी भी पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारी नजरें उन पर बनी हुई हैं। We have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ भ्रामक और निराधार दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। यह भी देखा गया है कि सनसनीखेज प्रचार के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के प्रयास में पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण किया जाता है। उच्च स्तर के मिश्रण को लागू करने का निर्णय व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। इस कार्यक्रम ने एथेनॉल उत्पादन में उपयोग होने वाले कृषि कच्चे माल की निरंतर मांग भी पैदा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। एक तरह का ये अल्कोहल गन्ने मक्के के मिश्रण से तैयार होता है। पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका काम चलता है। क्या है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इस पर साफ साफ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे गन्ने और मक्के से इसको तैयार किया जा रहा है और पेट्रोल में इसको मिलाकर एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल इसे किया जाएगा। एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल E10 और E20 का मतलब 90% पेट्रोल, 10% एथेनॉल और E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे यहां पर साफ करने का एक प्रयास। अब कैसे बनता है ये एथेनॉल? गन्ने का रस, गुड़, चावल और मक्का फर्मेंटेशन सहित कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। कच्चे माल में मौजूद शर्करा का होता है फर्मेंटेशन। तो एथेनॉल बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें फर्मेंटेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और एथेनॉल मिश्रण के अगर हम लाभ की बात करें तो जैव ईंधन है एथेनॉल, नवीकरणीय और पादप आधारित ऊर्जा का स्रोत है ये। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से
हानिकारक उत्सर्जन में कमी आती है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी ये बेहद सहायक है और आर्थिक दृष्टि से भी ये ज्यादा फायदेमंद है। पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है ये, और देश के आयात बिल में भी ये ला सकता है भारी कमी। साथ ही इसका सीधा फायदा हमारे किसानों को भी मिलेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी संभव है। तो एथेनॉल मिश्रण के लाभ क्या हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इससे जुड़ी भ्रांतियों से आप बचें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, न्यूज एट 10 में हाजिर होते हैं दोबारा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित हुआ। इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 1973 में युद्ध शक्तियां अधिनियम लागू होने के बाद ये पहला अवसर है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। मतदान के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मतदान को महत्वहीन बताते हुए कहा कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता, इसलिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता को लेकर अंतिम फैसला अदालत में हो सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता तो वे ईरान के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर देंगे। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि निरीक्षण को लेकर ईरान ने सिद्धांततः सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निरीक्षण संबंधी आश्वासन प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो वे वार्ता तत्काल रद्द कर देते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उचित समय पर IAEA निरीक्षक ईरान में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना बनी हुई है। तो एक बार फिर ट्रंप की ईरान को चेतावनी। और आइए अब देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। पनामा ने अपनी तेज आक्रमण पंक्ति से 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया की रक्षा पंक्ति को कई बार परेशान किया। दूसरे हाफ की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे एंटे बुदिमीर ने जोसेफ स्टैनसिक के निचले क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए मैच का एकमात्र गोल दागा। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। अगर टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो वो नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर लेगी। दूसरी ओर पनामा लगातार
दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल के वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लिश टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंतिम 32 में जगह पक्की करना चाहती थी, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति और अनुशासित खेल ने इनकी राह रोक दी। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करना होगा। और फुटबॉल स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वे 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। मैच के 6 मिनट में जोआओ कैंसेलो के क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार हाफ वॉली के जरिए गोल कर इतिहास रच दिया। जब 1975 में आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष के थे और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भूमिगत रहकर तानाशाही शासन के खिलाफ लड़े। उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया और जेल में बंद नेताओं के परिवारों की सहायता की। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उस दौरान कई बार अपने भेष बदले और भूमिगत रहकर संघर्ष किया। पीएम मोदी ने आपातकाल और उसके बाद की परिस्थितियों पर संघर्ष मां गुजरात नामक पुस्तक भी लिखी। देखिए आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। 50 साल पहले की दास्तान जब जुबान पर आती है तो आंखें नम और मन बेसुध हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में उल्लेखित उस दौर में जो भी निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे तानाशाही व्यवस्था ने कुचल दिया। इसकी शुरुआत अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेल में ठूसने से हुई। जबकि जुल्म ज्यादती के उस दौर में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें अग्रणी भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। 25 साल के पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लक्ष्मण राव इनामदार, केशव राव देशमुख और वसंत गजेंद्र गढ़कर जैसे गुजरात के आरएसएस के प्रमुख लोगों के अधीन काम किया। साथ ही नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेगड़ी के साथ समन्वय से काम किया, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व किया। गुजरात पुलिस के अत्यधिक सतर्क रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान पुलिस के गिरफ्त से बचते रहे। उन्होंने एक साधु, एक सरदार, एक अगरबत्ती विक्रेता और यहाँ तक एक पगड़ीधारी बुजुर्ग सिख का वेश धारण किया ताकि वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। उन्होंने एक बार मुंबई के एक मिशन के दौरान भावी भाजपा नेता
मकरंद देसाई के बेटे के रूप में खुद को पेश किया। यह योजना उन्होंने निगरानी से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की थी। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों की छपाई, अनुवाद और राष्ट्रव्यापी वितरण की देखरेख की। उन्होंने कोड सिस्टम की शुरुआत की, फोन नंबर में अंकों की अदला बदली की, सत्यनारायण पूजा जैसे धार्मिक समारोहों के आयोजन से अभियान को गति दी। गुप्त आरएसएस बैठकों के लिए चंदन का कार्यक्रम, एक कोड वाक्यांश रखा गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को पुलिस के संदेश से बचने के लिए बैठक स्थलों के बाहर अपनी चप्पलें बिखेरने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और वीएम तार कुंडे जैसे आपातकाल विरोधी नेताओं की गुजरात में प्रमुख यात्राओं का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जेपी को रिहा करो और आपातकाल हटाओ जैसे नारों के लिए भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक युवा स्वयंसेवक हतोत्साहित महसूस कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, भले ही आप अकेले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की मंशा सही है तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद स्वयं सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और भोजन पहुंचाने का काम किया। उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हुए संघर्ष मां गुजरात की रचना की। इसकी प्रशंसा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे पटेल ने की थी। द इकोनॉमिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ने आरएसएस के अनूठे और संगठित प्रतिरोध को स्वीकार किया। खासतौर पर गुजरात को एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दी। आपातकाल के अनुभवों ने गहराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को प्रभावित किया। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे भारत के सबसे लोकतांत्रिक संकट के दौर में देश ने एक प्रिय नेता को गढ़ा।